एजुकेशन के हवाले से। और मैंने कहा था कि जब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे यूजीसी के बारे में, ठीक है, कि यूजीसी है क्या। सबसे पहले कि यूजीसी का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो वो होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है इसकी फुल फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये है। इसके साथ साथ इसका इब्तिदाई नाम या इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम था यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। ये क्या था? इसका पहले नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की बनाने की जो सिफारिश है वो 1944 में की गई थी, जो एक रिपोर्ट आई थी। कोई बच्चा बता सकता है 1944 में जो रिपोर्ट आई थी उसका क्या नाम था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की जो रिकमेंडेशन किया था वो 1944 में किया था। और 1944 में जो आया था वो किस नाम से आया था? तो याद कर लीजिएगा, मैंने लिखवा भी रखा है, और वो है सार्जेंट रिपोर्ट, जो लास्ट रिपोर्ट है प्री इंडिपेंडेंस की। तो इसी ने रिकमेंडेशन किया था कि हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी होनी चाहिए। और इसी के एक साल बाद 1945 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो है वो नाम रखा गया। इसके कुछ साल बाद हमें आज़ादी मिली, यानी कि हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए, स्वतंत्र हो गए। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए अपने कंधे जो है वो कस लिए। और इसी के एक साल बाद हम लोग देखते हैं 1948 में आता है यूईसी, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे हम लोग राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो आया था यूईसी, इसी ने इसका नाम यूजीसी जो था, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, इसका नाम चेंज किया और इन्होंने अपना नाम रखा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे स्कूल को या बहुत सारे कॉलेजेस को मिला के गया एक मजमुआ कह सकते हैं, जो उसकी देख रेख करता है। ग्रांट का मतलब होता है एक तरीके से फेलोशिप बांटना, ठीक है, जिसे हम लोग छोटी क्लास में क्या कहते हैं? स्कॉलरशिप कहते हैं। 12वीं तक स्कॉलरशिप होती है, उसके बाद वो फेलोशिप हो जाती है। कमीशन मतलब एक संगठन, यानी कि यूनिवर्सिटीज को दिया जाने वाला फेलोशिप के लिए एक संगठन। ये इसका क्या है? एक पूरा कंक्लूजन है, ठीक है। और इसी के बाद यानी कि जब 1948 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ, सबसे पहले एग्जाम हुआ 1948 में। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ वो सबसे पहले हुआ 1948 में, जिसको हम लोग जानते हैं नेट की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी। इसको हम लोग जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद जेआरएफ जो होता है वो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। और जब आप 2 साल जेआरएफ कर लेते हैं या आप पीएचडी कर लेते हैं तो ये हो जाता है एसआरएफ, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो है दोनों फुल फॉर्म आप लोग, तीनों फुल फॉर्म जो है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, यूजीसी बना, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना। और जब ये बना तो इसी के बाद क्या किया गया, इस पर जो है वो पैसे देने की शुरुआत हुई। और ये पैसे देने की शुरुआत या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने की जो बात है वो कहाँ से ली गई है? वो लिखी गई है यूके से, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, या हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश। तो वहां पर एक कमीशन था यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम कमीशन। तो उसी की तर्ज पर हमने क्या बनाया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया।
और इसमें जो है वो दो तरह के मेंबर्स को हमने रखा, एक चेयरमैन या चेयरपर्सन और दूसरे इसके सहायक या इसके अदर मेंबर। और ये दोनों कैसे थे, ये दोनों के दोनों फुल टाइम थे। फुल टाइम का मतलब जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, किसी भी तरह से ये कोई कार्यवाहक काम नहीं करेंगे कि 2-4 दिन के लिए काम कर लेंगे, नहीं, जितना इनका कार्यकाल होगा तो इन्हें क्या मिलेगा, फुल टाइम मिलेगा। और फिर इसी के बाद जब 1948 में हमने पहला यूजीसी नेट का एग्जाम कराया, तो उसके बाद 1952 में हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम ग्रांट एलोकेशन की। फर्स्ट टाइम हमने क्या की, एलोकेशन की, यानी कि हमने पहली बार क्या दिया, विद्यार्थियों को पैसा देना शुरू किया 1952 में। जो पैसा कहाँ से आया था, पब्लिक की तरफ से, जो फंड्स के तौर पे आया था, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं एक तरीके से। तो वो पैसा जो है वो हमने क्या दिया, बच्चों को दिया आला तालीम हासिल करने के लिए। और आला तालीम का मतलब होता है सिर्फ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जो है वो 1942 में क्या मिलना शुरू हुआ, पैसे मिलने शुरू हुए, या उसके लिए फंड रेज करने की शुरुआत हुई 1942 में। इसके बाद जब लगा कि भाई पैसा ज्यादा आ रहा है और इसे मैनेज करने के लिए इसमें जो है वो कुछ संवैधानिक तौर पे क्या करने चाहिए, सुधार करने चाहिए, और एक कमीशन जो है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये संवैधानिक नहीं थी, क्योंकि अभी ये संविधान के दायरे में आती नहीं थी। हालांकि हमारा संविधान बनकर 1950 में तैयार हो गया था, इसीलिए 28 दिसंबर 1953 28 दिसंबर 1953 1953 को क्या किया गया, इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अभी तो ये जैसी चल रही थी वैसे चल रही थी, लेकिन इस बार क्या किया, सबसे पहले इसके हमने क्या किया, चेयरमैन को इसको क्या किया, नियुक्त किया। और इसके जो सबसे पहले चेयरमैन बने वो बने सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरपर्सन थे सीडी देशमुख, फर्स्ट चेयरपर्सन 1953 में। और यूजीसी की स्थापना कब हुई या ये स्टैब्लिश कब हुई, 28 दिसंबर 1953 में। ठीक है, ये अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब ये पूर्ण रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब इस पूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को हमने उठाया मामला कहां पर, पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में। किसमें, संसद में। तो संसद में जो भी चीज होती है वो कानून द्वारा पारित होती है, उसमें पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति जो है वो साइन करते हैं। तो इसी तरीके से जब ये इस्टेब्लिश हो गई तो अब इसे दिलाना था हमें क्या, संवैधानिक दर्जा, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी, और ये बॉडी स्टैचुरी कब बनी, ये बनी एक्ट 1956 में। ये याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूजीसी को संवैधानिक का दर्जा कब मिला, 1956 में मिला। किस एक्ट के तहत मिला, एक्ट का नाम भी है पूरा यूजीसी एक्ट 1956। एग्जाम में आता है कि यूजीसी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो याद रख लीजिएगा यूजीसी एक्ट 1956 के तहत क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। क्या हुई, स्थापना हुई। और जब इसको संवैधानिक दर्जा बना दिया गया, फिर इसके पहले जो चेयरपर्सन बने वो बने शांति स्वरूप। शांति स्वरूप 1956। ये संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहले बने शांति स्वरूप, पूरा नाम पूछे तो शांति स्वरूप भटनागर। ठीक, भटनागर। और इनको लेबोरेटरी का पितामह कहा जाता है, या इन्होंने रिसर्च लेबोरेटरी की खोज की। तो फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी भी किनको माना जाता है, शांति स्वरूप भटनागर को माना जाता है। और 1956 में ये क्या बने, पहले चेयरपर्सन बने, जब ये संवैधानिक दर्जा उनको मिल गया। अब ये स्टैचुरी बॉडी का हेड ऑफिस भी होता है सब चीज का। तो इनका हेड ऑफिस कहाँ बना, इनका हेड ऑफिस बना न्यू दिल्ली में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यूजीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो यूजीसी का हेड ऑफिस है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अब ये हो गई एक सेंट्रलाइजेशन, क्या हो गई, सेंट्रलाइजेशन होगी। अब ये एक ऐसी बॉडी बन गई जो संविधान में संशोधन करने के बाद ही इसमें क्या हो सकता है,
कुछ गुंजाइश हो सकती है। जो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है उसमें संविधान के तहत ही क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और इसीलिए इसके काम को अलग करने के लिए या इसके काम को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या बनाए गए, रीजनल सेंटर बनाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रीजनल सेंटर। पहले पूछता है कि रीजनल सेंटर कितने, तो रीजनल सेंटर है हमारे 6, जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में है। हेड ऑफिस मैंने आपको बताया अभी, हेड ऑफिस है हमारा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अब ये जो 6 इसके रीजनल सेंटर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला आता है हमारा पुणे, इसके बाद आता है भोपाल, भोपाल के बाद कलकत्ता या कलकत्ता, इसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी, और इसके बाद बेंगलुरु या बेंगलोर। ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से यूजीसी का रीजनल केंद्र कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए 6 है। उसमें दिल्ली दे देगा, दिल्ली रीजनल ऑफिस नहीं है, बल्कि दिल्ली क्या है, केंद्र है। ठीक है, अब ये यूजीसी बन गया, रीजनल सेंटर भी बन गए। अब इसका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, तो मेनली इसके जो काम करने के तरीके हैं वो 3 पॉइंट पर आधारित है। पहला है हमारा कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन। दूसरा आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन, दूसरा आता है डिटर्मिनेशन, और तीसरा आता है हमारे पास मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। इन 3 पॉइंट पर क्या करना है, उसको काम करना है यूजीसी को। कोऑर्डिनेशन क्या है, स्टेट और सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको क्या करना, एक तरीके से जोड़ना। डिटर्मिनेशन कहते हैं एक तरीके से दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय से मुराद है उन्होंने जो टारगेट अचीव करने हैं उनके बारे में क्या रहना, एकदम 100% श्योर रहना कि हमें ये टारगेट क्या करने हैं, अचीव करना है। और मेंटेनेंस, जो टारगेट अचीव कर लिए हैं उनको क्या करना है, आगे भी डेवलप करना है या उसका और विकास करना है। तो ये 3 बातें खास तौर पर हैं, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस। ठीक है, ये 3 अहम है इसके यूजीसी के। इसके साथ साथ इसमें कुछ सब टाइटल भी हैं या कह सकते हैं सब पॉइंट्स भी हैं, हालांकि एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट आएंगे, लेकिन कुछ बातें और लिख लीजिएगा। जैसे प्रोमोटिंग, भाई शिक्षा का हमें कैसे विकास करना है, उसे कैसे प्रमोट करना है, उसे राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले जाना है, तो ये काम भी किसका है, यूजीसी का है। इसके अलावा मेंटेनेंस करना जो था, भाई टीचर कैसे बनेंगे, टीचर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए टीचर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा टीचर किस एग्जाम से टीचर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर किससे बनेगा। इसके बाद कुछ बच्चे रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च कैसे होगी, कहाँ पर होगी, कितने पैसे मिलेंगे, ये सारे काम भी किसके थे, यूनिवर्सिटी के ग्रांट कमीशन के। ठीक है, इसके बाद एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। जैसे 2019 से पहले यूजीसी नेट का एग्जाम कैसे होता था, दोनों तरीके से होता था, सब्जेक्टिव भी होता था और ऑब्जेक्टिव भी होता था। लेकिन 2019 के बाद ये पूर्णतः किस तरीके से हो गया, ये हो गया आपका एमसीक्यू से, यानी कि बहुविकल्पीय। इसके बाद इसमें एक क्या बनाएगी, एडवाइजरी कंपनी भी बनाएगी, कि भाई यहाँ पर जो है वो में किसी की एडवाइस भी जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हम जो है वो सारे काम करेंगे, नहीं, बल्कि हमें एडवाइस की भी जरूरत होगी। तो एडवाइजरी इन्होंने क्या बनाई, एक कमेटी भी बनाई या एक डिपार्टमेंट बनाया यूजीसी के अंदर ही, जो क्या करेगा, स्कीम को देखेगा और स्कीम क्या करेगा, बनाएगा भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूजीसी क्या करती है, अपना काम करती है इस तरीके से। ठीक है, और जिस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सबको पता है वैसे तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी याद रख लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो शुरू की गई थी
उसके लिए क्या थी, 3 यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा अहम थी, जिसमें पहली थी अलीगढ़, उसके बाद थी हमारी बनारस, और बनारस के बाद हमारे पास थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनके लिए यूजीसी क्या करती थी, काम करती थी पहले इब्तिदा में। हालांकि अब तो इनकी तादाद तकरीबन 170 के आसपास है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, लेकिन इब्तिदा में ये 3 ही थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग करंट में जाएं तो पूछ लेता है कि यूनिवर्सिटी की या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की टैग लाइन क्या है। तो याद रख लीजिएगा, आपने जब यूनिवर्सिटी यूजीसी की वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, विमुक्ति। ये क्या है, इसकी टैगलाइन है, याद रख लीजिएगा, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। कोई बच्चा बता सकता है इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान में कौन है चेयरपर्सन? ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को, बड़ा ही इजी आता है ये तो। बिल्कुल, जगदीश कुमार ममीडाला। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है, जगदीश कुमार ममीडाला, जो इससे पहले कहाँ थे, जेएनयू के क्या थे, वाइस चांसलर थे, और यहाँ पर चेयरपर्सन किसके हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। और इस तरीके से आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हवाले से इतना ही पढ़ना। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और हमारी छोटी छोटी कमेटीज हैं या छोटे छोटे से हमारे ऑपरेशन है, उनको हमें कवर करना है। जैसे OBB, ये कब आया, 1987 में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया। और ये किसके लिए आया, ये आया प्राइमरी लेवल के लिए। ये किसके लिए आया, प्राइमरी लेवल के लिए। और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, या कह सकते हैं इसके जो उद्देश्य थे, वो थी शिक्षकों की पूर्ति करना, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, यानी कि टीचर की ज्यादा से ज्यादा क्या हो, भर्ती हो। इसके अलावा बच्चों को क्लियर वाटर मिले, यानी कि साफ पानी मिले। इसके अलावा बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाए, या ब्लैक बोर्ड की तकनीक से क्या किया जाए, उसको चलाया जाए क्लास को। और बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, टॉयलेट, जिसमें ही के लिए अलग और शी के लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के हवाले से कुछ बात जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद एक और आता है SSA, SSA जिसे हम लोग कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। ये कब आया, ये आया 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान। और सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिख लीजिएगा, इसमें ही बताया गया है आर्टिकल 21A के अनुच्छेद में, ये सवाल आने के ज्यादा चांसेस हैं कि आर्टिकल 21A के अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। ये किस बात में लिखी है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल जरूर याद रख लीजिएगा, 21A, आर्टिकल 21A के तहत ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना सरकार का क्या है, काम है। और ये बच्चे का क्या है, ये बच्चे का मौलिक अधिकार भी है, ये बच्चे का क्या है, मौलिक अधिकार भी है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। और इसकी जो टैग लाइन थी वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने काफी बार टीवी पर देखा होगा, सब पढ़े सब बढ़े। देखा आप लोगों ने टीवी पर जब ऐड आता था, सब पढ़े सब बढ़े, ये क्या है, ये इसकी टैग लाइन है।
तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, एस ए भी क्या हो सकती है, खत्म हो जाती है। हालांकि इसके उद्देश्य भी लिख लीजिएगा। एक है हमारे पास इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है हमारे पास समानता, चाहे कैसा भी बच्चा हो हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आना है। इसके बाद क्वालिटी, इसे हम लोग कहते हैं गुणवत्ता, यानी कि तालीम में क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। और ये भी किसके लिए आया था, प्राइमरी लेवल के लिए आया था। ठीक है, तो ये किसके लिए आया था, प्राइमरी लेवल के लिए। ये दो तीन बातें हैं SSA के साथ आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो? सब क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ओके। इसके बाद एक अहम चीज है जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अगली क्लास में उसकी बात करेंगे, और वो है RTE 2009। RTE 2009 जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू एजुकेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षा का अधिकार। ये नया कानून तहत बनाया गया शिक्षा का अधिकार। और इसमें क्या बात की गई, वही जो 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए क्या थी, फ्री एजुकेशन थी। और इसे फ्री करने के लिए हमने क्या किया, संविधान में संशोधन किया। संशोधन था हमारा 86वां संशोधन किया हम लोगों ने। संशोधन का मतलब होता है अमिटमेंट। और ये कब किया हमने, 2002 में। 2002 में। और संशोधन करके हम लोग आर्टिकल 21A में इस बात को कहते हैं कि हमारे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आर्टिकल पूछे तो 21A, लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले भाग कौन सा है, तो भाग आ जाता है 3। क्योंकि हमारे संविधान में तकरीबन 395 आर्टिकल हैं। और अगर हम बात करें भाग की, तो भाग जो है वो हमारे पास कितने हैं, 22 भाग हैं। और अगर हम बात करें अनुसूची की या सूची की, तो वो कितनी है, 12। ठीक है, आर्टिकल 395 के आसपास है, भाग हमारे संविधान में 22 है, और अनुसूची कितनी है, 12। ये हम लोग उन्हें कहते हैं सूची कितनी है, 12। तो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21A में ये बात कही गई है कि बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब ये संविधान संशोधन आया 201 में, लेकिन इसे संविधान बनाते बनाते या कह सकते हैं संसद में पारित करते करते बहुत वक्त लग गया। तो 4 अगस्त 2009 को ये सबसे पहले लोकसभा में गया। किसमें गया, लोकसभा में, 4 अगस्त को। और इसके एक साल बाद तकरीबन 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। दोनों डेट याद रख लेना, पूछा जाता है लोकसभा में कब भेजा गया और लागू कब हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। और जब ये लागू हुआ तो इसका नाम पड़ा पूरा कंप्लीट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये क्या है, इसका पूरा नाम है RTE का, ये ऑफिशियल नेम है, जिसे हम लोग कहते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और इसमें बच्चों के लिए कुछ शर्तें रखी गई और कुछ टीचर्स के लिए शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या थी कि जो प्राइमरी क्लास होगी उसमें 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, यानी कि 30 बच्चों के ज्यादा क्लास नहीं होनी चाहिए। ये क्या था, प्राइमरी का था। इसके अलावा जो प्राइमरी के बाद आता है, जैसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से अपर प्राइमरी कह सकते हैं या जूनियर कह सकते हैं, उसमें ये रेशो था 35:1। ये किसके लिए था, ये था हमारा अपर प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ।
ठीक है। इसके अलावा जो टीचर है वो एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ा सकता है, तो तकरीबन 45 घंटे जो है वो टीचर पढ़ा सकता है या टीचिंग कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 45 घंटे एक सप्ताह में। इसके अलावा जो स्कूल है वो मिनिमम कितने दिन खुलना चाहिए, वो मिनिमम 200 दिन तक स्कूल खुलना चाहिए। ये बात भी किसमें कही गई है, आरटीई में कही गई। ठीक है, 200 दिन स्कूल खुलना चाहिए एक साल में, क्योंकि 365 दिन होते हैं उस हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% की जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व करनी रही, पुअर चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए 25% सीट रिजर्व है, गरीब बच्चों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा एक फिल्म आई थी शायद, हिंदी मीडियम, देखा है आप लोगों ने किसी ने, हिंदी मीडियम, मरहूम इरफान खान साहब की थी। तो हिंदी मीडियम का जो टॉपिक था फिल्म का वो स्कूल लेवल पे था, और उसमें जो है वो इसी बात पर जो है वो पूरी फिल्म है, 25% के पुअर चिल्ड्रन पे। ठीक है। इसी के साथ साथ आरटीई में एक धारा थी, वैसे तो बहुत सारी धारा है लेकिन धारा 17 जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 17 होता है खतरा। और आरटीई की धारा 17 में कहा गया है कि आप बच्चे को दंड नहीं देंगे या बच्चे को दंड नहीं देना। अब दंड दो तरीके से हो सकता है, एक होता है ओरल और एक होता है आपका फिजिकल। यानी कि बच्चे को अपशब्द नहीं कह सकते, बच्चे को मुर्गा नहीं बना सकते। तो ये बात किसमें कही गई थी, धारा 17 में कही गई है कि आप बच्चे को किसी भी तरह का दंड नहीं दे सकते। और आरटीई में कहा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन को,